लोग पढ़ने जा रहे हैं कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। एक चैप्टर है रीजनिंग का जिससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन देखो ये जो चैप्टर दिया गया है, चैप्टर नंबर 15, इसमें दो चैप्टर इंटीग्रेटेड है। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ेंगे, ये हमारा पहला चैप्टर होगा। उसके बाद अगले क्लास में स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे, ये हमारा दूसरा क्लास होगा। तो आज बस कंक्लूजन वाले चैप्टर पे फोकस होगा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट क्या होता है। तो इस तरह के मतलब कॉन्सेप्ट में और सवालों में, तो इस तरीके के चैप्टर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। स्टेटमेंट तुमको दो दे देगा और उसमें कंक्लूजन तुमको बताना रहेगा, या फिर एक स्टेटमेंट दे देगा, दो कंक्लूजन देगा। दोनों में कौन सही है, पहला सही है कि दूसरा सही है, या दोनों सही है, ये बताना रहेगा कि दोनों गलत है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल दिखाते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देख लो, स्टडी द स्टेटमेंट ऑफ द टू कंक्लूजन्स एंड गिव द आंसर। देखो दो कंक्लूजन यहाँ पर तुमको दिए रहेंगे, जैसे कि एक कंक्लूजन, दो कंक्लूजन। ये तुम्हारा दो कंक्लूजन है। अब बताना रहेगा कि कौन सा सही है, पहला या दूसरा, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, पहले स्टेटमेंट पढ़ो उसके बाद कंक्लूजन बनाओ, ओके। तो स्टेटमेंट को जब समझ जाओगे तो कंक्लूजन भी बनाना ईजी होगा। टोटल इसमें 4 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगले क्लास में हमने स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स उसको अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लिया, थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके के सवाल यहाँ पे आते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, ठीक है। तो इस तरीके के चैप्टर में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, कि आपको सबसे पहले तो स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान से केयरफुली रीडिंग डालना है, और स्टेटमेंट में कहना क्या चाह रहा है वो देखना है। पहली चीज़ें रीड केयरफुल्ली एंड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट में जो दिया गया है बस उसी पे आपको स्टिक रहना है, उससे बाहर आपका थिंकिंग नहीं जाना चाहिए। स्टेटमेंट में लिखा है कि कार ने जाके दीवार में गाड़ी ठोका, तो आपको बस यही सोचना है, ये नहीं कि कैसे ठोका समझ रहे हो। तो आपको जो स्टेटमेंट दिया रहता है ना उसी पे स्टिक रहना है, फालतू की दिमाग खुद से नहीं लगाना है, CID वाला दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना। और जो 100% मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग देता है वही स्टेटमेंट सही होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है, स्टेटमेंट पढ़ो फिर कंक्लूजन पढ़ोगे तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, तो वहाँ पर उसको गलत कर देना। यहाँ पे जो राइट रहता है 100% और रिलेटेड रहता है, हम उसी की बात करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। वैसे यहाँ पर देखो इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ यहाँ पर चीज़ें दी गई है, ये पढ़ सकते हो तुम लोग। जैसे कि रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज्ड इन द स्टेटमेंट, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, वर्ब एंड वर्ब यूज्ड इन द स्टेटमेंट, गिवन बाय द आइडिया अबाउट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट भी क्या कह रहा है ना, स्टेटमेंट को ध्यान से जब देखो, मैंने दोनों चीज़ें पहले ही बता दी है। स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ो और ध्यान से पढ़ो, जो स्टेटमेंट भी कह रहा है उस पर स्टिक रहो, फालतू की दिमाग नहीं लगाओ, वही सारी चीज़ है। जैसे कि स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो तुमको वहाँ पे स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, एडजेक्टिव भी मिलेगा, कंजंक्शन भी मिलेगा, वर्ब भी मिलेगा, एडवर्ब भी मिलेगा, जैसे कि ऑलवेज, समटाइम्स, कॉन्वे, ये सभी डेफिनिट मीनिंग देता है। तो हमेशा कंक्लूजन, वही कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष निकालते कैसे हैं, डिफिनिट मीनिंग होता है। तो कोई भी चीज़ का निष्कर्ष निकालते मतलब 100% अब सही निष्कर्ष निकालते हैं। तो निष्कर्ष हमेशा डिफिनिट मीनिंग देता है और पॉसिबिलिटी नहीं देता है, तो ध्यान रखना। वही वाली चीज़ें हैं, डेफिनिट मीनिंग, द प्रेजेंस ऑफ वर्ड लाइक ऑल दो, नेवरदलेस, डिस्पाइट, इंस्पाइट, बिकॉज ऑफ, गिव्स राइट टू द वैलिड कंक्लूजन। ये सभी जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये वैलिड कंक्लूजन राइज करते हैं। तो देखो ये सभी शॉर्ट ट्रिक है। अगर तुमको कंक्लूजन में इन सभी वर्ड में कोई एक वर्ड दिख जाता है तो समझ जाना कि वो कंक्लूजन सही है। तो ये ट्रिक है, हम लोग देखना चाहे तो देख ले, ये सभी वर्ड को याद करना चाहे तो कर ले, और कंक्लूजन में ये सब मिल जाता है तो वो कंक्लूजन सही हो सकता है। आफ्टर डैट क्या करना है आपको, आफ्टर पिन पॉइंटिंग दिस कीवर्ड, आफ्टर पिन पॉइंटिंग दिस ऑल कीवर्ड्स, आपको क्या करना है, रीड द गिवन कंक्लूजन। स्टेटमेंट को पढ़ लिया, सभी कीवर्ड को आपने देख लिया, आप कंक्लूजन पढ़ना है आगे। और कीप इन माइंड दैट व्हाट स्टेटमेंट में क्या दिया गया था वो आपको माइंड में रखना है, ठीक है। वही वाली बातें है ना, मैंने जो बता रखी है वही सारी इंग्लिश में यहाँ पर लिखी गई है।
फालतू नहीं, स्टिक टू योर स्टेटमेंट, फालतू दिमाग नहीं। यू योर सेल्फ शुड बी रेडी टू द सर्टेन एक्सटेंट एंड डिसाइड व्हाट वेदर द कंक्लूजन फॉलो और नॉट। ट्राई टू फाइंड आउट अ लॉजिकल रीज़न फॉर द कंक्लूजन दैट यू थिंक डू नॉट फॉलो। ठीक है, देखो क्वेश्चन बनाते टाइम तुमको दोनों चीज़ पता होना चाहिए। तुम क्वेश्चन में अगर तुम आंसर ऑप्शन नंबर ए चूज़ कर रहे हो तो क्यों चूज़ कर रहे हो उसका रीज़न भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए, और जिसको तुम बोल रहे हो कि वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये भी पता होना चाहिए। ऐसे ही हवाबाजी में नहीं कि पहला सही है दूसरा सही है, जय माता दी वाला नहीं रहना, तुक्का यहाँ पर नहीं चलेगा, तुमको रीज़न के साथ आंसर बताना पड़ेगा। अब क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ए बी सी डी। ऑप्शन ए में दे देगा सिर्फ पहला स्टेट कंक्लूजन सही है, ऑप्शन नंबर बी में क्या देगा, सिर्फ दूसरा कंक्लूजन सही है, ऑप्शन नंबर सी में क्या देगा, पहला एंड दूसरा बोथ सही है, एंड ऑप्शन नंबर 4 में देगा दोनों गलत है। तो देखो स्टेटमेंट को, पहला क्वेश्चन को समझते हैं। द मोस्ट पॉल्यूटिंग यूनिट्स आर दोज engaged in electroplating metals. These units generate highly toxic substances such as industries are concentrated in the wall city. और अब इसको तुम लोग क्या करो ना, जो मैंने बताया, रीड केयरफुल्ली, आइडेंटिफाई द कीवर्ड, और कीवर्ड अगर नीचे में मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो छोड़ दो। और देखना लास्ट में क्या करना, डिफिनिट मीनिंग दे रहा है कि नहीं, क्योंकि कंक्लूजन निष्कर्ष जो होता है हमेशा डिफिनिट होता है। तो स्टेटमेंट को समझो थोड़ा पढ़ के, कहना क्या चाह रहा है इसमें, बता देखो क्या लिखा है। द मोस्ट पोल्यूटिंग यूनिट्स आर दोज इंगेज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल्स। ठीक है, तो हमारे इंडस्ट्रीज़ में जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल्स है वो मोस्ट पोल्यूटिंग यूनिट है, एंड दिस यूनिट जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट है जनरेट हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और इसकी वजह से बहुत हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस जनरेट होती है, बनती है, सच एज, और इसके बाद क्या होता है, सच इंडस्ट्रीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द वर्ल्ड सिटी। और जैसे उस तरीके की जितनी तमाम इंडस्ट्रीज़ है वो एक वर्ल्ड सिटी में कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, ठीक है, घिर जाती है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं आप, कंक्लूज़न देखो, कंक्लूज़न को अब पढ़ो, इसको समझ लिया तो अब नीचे भी समझ लो कंक्लूज़न। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में डेफिनेट मीनिंग ही सही होगा, फालतू बात जो करेगा, जो कंक्लूज़न वो गलत हो जाएगा। जैसे कि देखो पहला कंक्लूज़न ये है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री मस्ट बी शट डाउन। ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री है जिसकी वजह से इतना पोल्यूशन हो रहा है, उसको मस्ट बी शट डाउन, बस हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए। पहला कंक्लूज़न ये कह रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये सल्यूशन नहीं है कि आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री को बंद कर दें, और यहाँ पर शट डाउन की बात भी नहीं की गई है। ऊपर में कहीं पे देखो तो स्टेटमेंट में शट डाउन के बारे में बात की गई है, नहीं, शट डाउन के देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बात की गई है और बताया गया है कि वो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, लेकिन शट डाउन के बारे में बात नहीं करी गई है। तो ये अपना खुद से दिमाग लगाया है, ये वाला स्टेटमेंट फालतू का है। तो ये कंक्लूज़न तो नहीं निकाल सकते ना इस स्टेटमेंट से। इसमें जो कहा गया है ना, इसके बेसिस पे ही तुम कंक्लूज़न निकालना, इससे फालतू अगर कुछ बात करेगा वो गलत हो जाएगा। जैसे कि शट डाउन गलत है। सेकेंड, इन द वर्ल्ड सिटी देयर इज़ अ ग्रेटर पोल्यूशन, तो ये भी गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इन द वर्ल्ड सिटी देयर इज़ अ ग्रेटर सोल्यूशन, सच इंडस्ट्री आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द वर्ल्ड सिटी। देखो यहाँ पर वर्ल्ड सिटी की चर्चा की गई है, और इसके बारे में क्या कहा गया, दिस यूनिट जनरेट हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस और सच इंडस्ट्रीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन वर्ल्ड सिटी। लेकिन कंक्लूजन में क्या गया, इन द वर्ल्ड सिटी देयर इज़ अ ग्रेटर पोल्यूशन। तो वर्ल्ड सिटी में पोल्यूशन है कि नहीं है, यहाँ पर चर्चा नहीं किया गया है। स्टेटमेंट में वर्ल्ड सिटी में पोल्यूशन है कि नहीं है बताया गया है, देखो तो पढ़ के स्टेटमेंट। अरे वर्ल्ड सिटी के बारे में ये सभी चीज़ें चर्चा नहीं करी गई है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, पोल्यूशन है कि नहीं है। तो या अगेन यहाँ पर फालतू दिमाग नहीं लगाना है, स्टेटमेंट में जो दिया गया है उसी के बेसिस पे कंक्लूजन बनाना है। लेकिन ये दोनों कंक्लूजन अपना फालतू का है, मतलब डिफिनिट मीनिंग नहीं दे रहा है, इनडेफिनिट कंक्लूजन ये लोग है। देखो अगर तुम इसको एजप्शन मान के चलोगे तो दोनों सही है, लेकिन हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ना कि स्टेटमेंट एंड एजप्शन में पढ़ते ही ये वाला चैप्टर, तो ये दोनों सही होता। लेकिन आज हम लोग पढ़ कौन सा रहा है, कंक्लूजन। कंक्लूजन निष्कर्ष हमेशा डेफिनेट मीनिंग देता है।
और ये दोनों इंडिफिनिट था, ठीक है। पॉसिबिलिटी हो सकता है ये दोनों, लेकिन पॉसिबिलिटी का हमारा क्या काम इस चैप्टर में, कंक्लूजन वाले चैप्टर में 100% डिफिनिट होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो इंपोर्ट वाला देखो। अभी सर्दी हो गई है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अभी देखो स्टेटमेंट नंबर सेकेंड, imports have led to a difficult foreign exchange position. Export have not been stepped up, so industries has suffered. तो स्टेटमेंट को सबसे पहले केयरफुली रीडिंग डालो, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करो, देन समझ लो, उसके बाद कंक्लूजन को फिर रीडिंग डालो और दोनों को मिलाओ। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन डेफिनेट मीनिंग जो दे रहा है वही ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट या सेकेंड? तो इंडस्ट्री नीड फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्री नीड फॉरेन एक्सचेंज पहला स्टेटमेंट है, सॉरी पहला कंक्लूजन है। सेकेंड कंक्लूजन ये है, वी स्पेंड अ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्टिंग गुड्स। अब फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड तुम देखो, फॉरेन एक्सचेंज इसमें भी है, इसमें भी है। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो पढ़ना चाहो। पहला स्टेटमेंट ये है, इम्पोर्ट हैव लेड टू ए डिफ़िकल्ट फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन, ठीक है। एक्सपोर्ट हैव नॉट बीन स्टेप्ड अप, सो इंडस्ट्रीज हैज सफर्ड, ओके। इम्पोर्ट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन को डिफ़िकल्टी में डाल दिया, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट हैव नॉट बीन स्टेप्ड अप, और एक्सपोर्ट जो है स्टेप्ड अप नहीं हुआ, इसी कारण इंडस्ट्री जो है मंदी में चला गया, सफर्ड हो गया। पहला कंक्लूजन जो है वो सही है कि गलत है, डिसाइड करो तुम लोग। कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है पहला स्टेटमेंट कि इंडस्ट्री नीड फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्री को फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है अगर इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, कहना सही है, क्योंकि इंडस्ट्री जो डूब रहा है ना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ रहा है, वो फॉरेन एक्सचेंज के ही कारण आ रहा है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए ही चाहिए। अगर फॉरेन एक्सचेंज नहीं करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, एक जैसे कि ये कोई चाइना है और ये इंडिया है, दोनों के बीच में जो करेंसी अलग अलग है और दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जैसे कि इंडस्ट्री नीड फॉरेन एक्सचेंज, तब जाके ये डिफ़िकल्टी ख़त्म होगी। तो ये कहना बिल्कुल सही है, डेफिनेट मीनिंग दे रहा है, ओके। अब अगला कंक्लूजन, बी स्पेंड ए फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्टिंग गुड्स। हम लोग स्पेंड फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्टिंग गुड। इम्पोर्टिंग गुड मतलब कहीं बाहर पे अगर अपना सामान भेज रहे हैं, कोई भी खाना पीने वाला सामान या कोई भी ग्रॉसरीज जो भी हो, अगर बाहर भेज रहे हैं तो हम लोगों को फॉरेन एक्सचेंज में खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे फॉरेन, तो एक हाथ से थाली थोड़ी बजेगा, एक हाथ से थाली नहीं बजेगा। इसीलिए वी स्पेंड फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्टिंग गुड्स, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना, ये दोनों कंक्लूजन पहले स्टेटमेंट से ही बन जाएगा, तुम ध्यान से बस पढ़ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ फॉलो। स्टेटमेंट नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन इज दैट मेंटेनेंस ऑफ पीस इज एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस, ठीक है। शांति बनाए रखो तभी प्रोग्रेस मिलेगी, वही वाला बात है। मेंटेनेंस, पीस का मेंटेनेंस करके रखो तभी तुमको प्रोग्रेस मिलेगी। एज मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज आर पासिंग थ्रू ए डेवलपिंग स्टेज, दे शुड हॉनेस्टली वर्क फॉर द पीस। हमारे जो एशियन जितने भी कंट्रीज़ है, एशिया में आता है जितना भी, वो सभी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, डेवलपिंग स्टेज में है। एंड सभी को पीस बनाए रखने का सोचना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। अब कंक्लूजन देखो, एशियन कंट्री मस्ट बी मेक प्रोग्रेस। एशियन कंट्री को मस्ट मेक प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है एशियन कंट्रीज़ को। सेकेंड कंक्लूजन ये करा है, एशियन कंट्रीज़ आर नॉट वर्किंग फॉर प्रोग्रेस। अभी देखो ये सेकेंड तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, सेकेंड बिल्कुल गलत हो जाएगा। अरे यार, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, एशियन में इंडिया भी आता है, इंडिया कैसा कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। तो कैसे तुम बोल सकते हो कि एशियन कंट्री नॉट वर्किंग फॉर प्रोग्रेस? एंड जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो हमेशा अपने डेवलप करने की सोचती है और प्रोग्रेस करती है। और तो यहाँ पर बोल रहा है नॉट वर्किंग फॉर प्रोग्रेस, बिल्कुल गलत है। इंडिया आर वर्किंग फॉर प्रोग्रेस एंड वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, जितने भी एशियन कंट्रीज हैं। तो ये
पहला सेकेंड कंक्लूजन तो बिल्कुल गलत हो गया। अब पहला कंक्लूजन देखते हैं सही है या गलत। तो कह रहा है एशियन कंट्रीज मस्ट मेक प्रोग्रेस। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, एट द मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज आर पासिंग थ्रू ए डेवलपिंग स्टेज, दे शुड ऑनेस्टली वर्क फॉर पीस। तो देखो, जब जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो समझदार भी हो जाती है और डेवलप भी हो जाती है, और डेवलप होने के कारण उनके अंदर पीस बरकरार रखने की क्षमता भी आ जाती है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग स्टेज में, और डेवलप जब कर लेंगे उसके बाद ऑनेस्टली आप लोग पीस के लिए काम करिएगा डेवलपमेंट के बाद। तो वही वाली बात है, एशियन कंट्री मस्ट मेक प्रोग्रेस। जब एशियन कंट्री प्रोग्रेस कर लेगी, डेवलप हो जाएगी अच्छे से, तो वो इस पे काम कर सकती है ऑनेस्टली, ठीक है, काम कर सकती है। तो जब प्रोग्रेस होगा तभी तो काम कर सकती है। तो ये वाला सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ बिल्कुल राइट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्रेस जहाँ है वहीं पे पीस है। और स्टेटमेंट से हम लोग ये समझ भी पा रहे होंगे, इसीलिए बोलता हूँ ना, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तब कंक्लूजन बनाना बिल्कुल ईजी होगा, 5 सेकंड में बना दोगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इन द पब्लिक सेक्टर वी हैव टेकन अप बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, दे हैव ए लॉन्ग gestation पीरियड, दे डू नॉट स्टार्ट गिविंग इमीडिएट प्रॉफिट, ठीक है। तो गेस्टेशन पीरियड का मीनिंग क्या होता है? देखो, गेस्टेशन का दो मीनिंग है। एक बायोलॉजी के फील्ड में अलग, जब बच्चा पैदा होता है तो गेस्टेशन पीरियड होता है, लेकिन बिजनेस के फील्ड में इसका अलग मीनिंग है। गेस्टेशन पीरियड एक तरीके का समय काल होता है जिसमें बिजनेसमैन जो होता है वो इन्वेस्टमेंट करते रहता है और उम्मीद करते रहता है कि जो वो रिजल्ट चाहता है वो उसको मिल जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो कहना चाह रहा है इन द पब्लिक सेक्टर वी हैव टेकन अप बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री, हमने बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री को हमने लिया है, और दे हैव ए लॉन्ग gestation पीरियड, मतलब बहुत लंबा gestation पीरियड है, मतलब रिजल्ट है आते आते बहुत लंबा समय लग रहा है। दे डू नॉट स्टार्टिंग गिविंग द इमीडिएट प्रॉफिट, और चूँकि रिजल्ट gestation पीरियड लंबा हो जाएगा तो इमीडिएट प्रॉफिट जाहिर सी बात है नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, तो gestation पीरियड लंबा हो गया है बेचारे का। अब कंक्लूजन देखो, पब्लिक सेक्टर हैज़ एक्सपेंडेड अ लॉट। तो पहला कंक्लूजन जो है कहना, देखो अगर तुम एग्जम्पशन पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हो तो ये सही है, लेकिन 100% डिफिनिट तुम इसको नहीं बोल सकते हो। पब्लिक सेक्टर हैज़ एक्सपेंडेड अ लॉट, यहाँ पर एक्सपेंशन की बात करी गई है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो तो कहीं पे पब्लिक सेक्टर की बात करी गई है, ठीक है, और उसमें ये भी बताया गया वी हैव टेकन बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर में बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज है, लेकिन कहाँ कहाँ पर है और कितना कितना एरिया में है, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सभी एक्सपेंशन की बात नहीं करी गई है, ठीक है, विस्तार की बात नहीं करी गई है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। देखो, तो एक्सपेंशन की बात देख लो यहाँ पर खोज के, कहीं पे भी तुमको लग रहा है नहीं। सेकेंड कंक्लूजन भी गलत है, क्यों? पब्लिक सेक्टर डज गिव प्रॉफिट। अगेन यहाँ पर प्रॉफिट लॉस की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पर प्रॉफिट gestation पीरियड की बात हो रही है यार। और यहाँ पर बात हो रही है पब्लिक सेक्टर वी हैव टेकन अ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज एंड दे हैव अ लॉन्ग gestation पीरियड, जिसकी वजह से इमीडिएट प्रॉफिट नहीं मिल रही है। तो पब्लिक सेक्टर डज गिव प्रॉफिट, नहीं मिल रही है प्रॉफिट, यहाँ पर नहीं मिल रही है, यहाँ पर बोल रहा है प्रॉफिट मिल रही है, तो नहीं, और तो दोनों कंट्राडिक्ट हो रहा है ना, उल्टा मीनिंग दिखा रहा है। अगेन ये गलत है, तो गलत है। यहाँ पर बोल रहा है नहीं, यहाँ पर बोल रहा है पब्लिक सेक्टर गिव्स प्रॉफिट, समझ रहे हो। और ये ऐसे तमाम ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चन और भी कर सकते हो, जैसे कि मैं क्वेश्चन तुमको देता हूँ घर से बनाने के लिए। बिल्कुल बढ़िया टीचर है मनीष सर। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को बनाने की कोशिश करो। अब यहाँ पर देखो, हिंदी मीडियम वाले भी इसको बना सकते हैं, हिंदी में भी लिखा गया है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या कर रहा है? डोमेस्टिक डिमांड समझ आ गया, इधर फर्स्ट और इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनियस क्रूड ऑयल, मतलब स्वदेशी कच्चे तेल में उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। सर आप अपना नंबर दें।
कंक्लूजन जब यूपीएसआई बन जाऊंगा तो आपसे मिलने जरूर आऊंगा। मैं मेरठ से हूँ, चौधरी दीपक। तो ये आज लिया इकोनॉमिक्स का बिल्कुल चौधरी साहब, जिस दिन सिलेक्शन हो जाए आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लंच भी आपको कराऊंगा, डिनर भी कराऊंगा। आ जाना मुखर्जी नगर। अच्छा, दूसरा है सुनीता इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन। सुनीता एक मेहनती इंसान है। अब मुझे एक बात बताओ, जब सुनीता का शेड्यूल इतना बिजी है, वो 10 घंटे 12 घंटे 6 घंटे इंडस्ट्रियस पर्सन, वो एक मेहनती इंसान है, तो यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। बोथ फॉलो। सप्लाई घट रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई घट रहा है, तो इस केस में क्या होगा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष सही है, बोथ फॉलो। इधर और कैसे हो सकता है बेटा? अजय दुकानदार क्या करेगा, आपको बहुत महंगा देगा, बोलेगा ये आखिरी बचा हुआ है, आखिरी 10 है, लेना है तो लो, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई घट रहा है, यही स्टेटमेंट से पता चल रहा है। लेकिन कंक्लूजन से क्या पता चल रहा है कि क्रूड ऑयल मस्ट बी इम्पोर्टेड, मतलब डिमांड को बढ़ाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाओ। डिमांड शुड बी रिड्यूस, सॉरी यहाँ पर डिमांड को घटाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाओ। कंक्लूजन में पता चलेगा, ठीक है, डिमांड को घटाया जा रहा है, लेकिन सप्लाई को, पहला कंक्लूजन देखो, क्रूड ऑयल मस्ट बी इम्पोर्टेड, सप्लाई को बढ़ाओ। अरे वो रीजनिंग 6 के बैच के लिए थी नेहा, आप लोगों के बैच के लिए नहीं। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो हो रहा है, विकास क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप इतनी देर से? ये प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन? या तो तुम बेटा मुकुंद वो जो ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है ना, वो हार्ड वर्किंग ही है। ऑब्वियस सी बात है, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है ना, वो टाइम निकालते हैं टेकिंग फॉर रेस्ट, तो इट मींस दे आर हार्ड वर्कर। विकास एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जरा इनका क्वेश्चन क्या है? आर्गुमेंट्स है ड्यूरिंग द डिप्रेशन इन बे ऑफ बंगाल द विंड ब्लू अवे ऑल द सप्लाई हम लोग बढ़ा सकते हैं, पहला होर्डिंग्स। ये भी कर सकते हो कि डिमांड घटा दो, अजम्पशन है द विंड वाज फास्ट। दूसरा है द होर्डिंग वाज नॉट फिक्स्ड प्रॉपर्ली। खत्म कर दोगे या फिर कम कर दोगे तो सब जितना सामान है वो काफ़ी है आपके लिए। जैसे कि तो अजम्पशन है ना विकास, तो अजम्पशन के केस में पहले डिमांड था 200 लोगों का, लेकिन अभी डिमांड हमने कम कर दिया 50 लोगों का। 50 किताबें खरीदी, बहुत इम्प्लिसिट आ जाएगा अजम्पशन के केस में। कम करना भी ठीक है, डिमांड कम कर दोगे तो आपका सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, डिमांड भी कम कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट जो है ना, स्टेटमेंट नंबर 1 या बिल्कुल प्रदीप, दोनों स्टेटमेंट अपने यहाँ जगह पे सही है, लेकिन इसका आंसर होगा आइदर फर्स्ट या सेकेंड। तुम एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते हो, जैसे कि डिमांड को भी घटा दिया और सप्लाई को भी बढ़ा दिया, तो ऐसे तो मार्केट डूब जाएगी ना। जैसे कि देख लो, तुम ही समझने की कोशिश करना, बस सप्लाई को बढ़ा दिया मतलब हज़ारों किताबें छाप दी और डिमांड को एकदम घटा दिया मतलब 2-4 लोग किताब खरीद रहा है। तो अब बताओ, 1000 किताब छपा लेकिन 2-4 को बिका, तो डिमांड घट गया तो मार्केट डूब जाएगा। तो देखो, या तो तुम क्या करो, सप्लाई बढ़ा दो, डिमांड जैसा है वैसा रहने दो, या डिमांड घटा दो और सप्लाई जैसा है वो वैसा रहने दो। तो आइदर फर्स्ट या सेकेंड, ये आंसर होगा इसका, आइदर फर्स्ट या सेकेंड, कोई दोनों में से कोई एक ही काम करना। दोनों एक साथ कर दोगे तो ब्लंडर हो जाएगा और फिर गलत हो जाएगा। ये तुम्हारा कुछ क्वेश्चंस है, घर में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलना बस, या फिर इसका PDF में डाल देता हूँ अभी टेलीग्राम पे, जाके वहाँ से देख लेना। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है, जितना बनता है बनो। आंसर शीट भी दिया गया है, आंसर की मिला लेना, सही बना रहे हो कोई गलत बना रहे हो, और सोचना अगर गलत तुमसे बनता है, ये सभी गलत आंसर आता है, क्यों आ रहा है गलत, सोचना, दिमाग लगाना, तब समझ में आएगा। ठीक है, बात के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।